ख़वातीन हज़रात, एक्सक्यूज़ मी, कुछ लोग इनको, हमारी जो आज की शख्सियत है उनको कहते हैं कि जी ये काफ़ी बदतमीज़ हैं, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, मुंह फट हैं, वाहियात भी कहते हैं। आते साथ ही इन्होंने मेरे शो को एक अजीब सा नाम दे दिया। शो का नाम एक्सक्यूज़ मी था, इन्होंने चॉकलेट विद एमिली बट कह दिया। तो इस तरह की हरकतें करते रहते हैं, लेकिन इनका क्लेम टू फेम भी यही है। बट वन थिंग जो कि सारे एग्री करते हैं, विच इज़ अनडिनाइबल, दैट ही इज़ मोस्ट प्रॉब्ली द मोस्ट फनीस्ट पर्सन दैट यू विल कम अक्रॉस, द मोस्ट हाईएस्ट रेटेड शो इन कॉमेडी राइट नाउ, एक्सक्यूज मी के बाद ऑफ कोर्स। ख़वातीन हज़रात, आज हमारे शो में मौजूद हैं ताबिश हाशमी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ताबिश, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बट साहब, बीमार होता मैं आता ही क्यों? ये वाहियाती अभी पकड़ी है या बचपन से थी? अच्छा, मैं बचपन में एक शरीफ और नफ्स इंसान था, बहुत ज़्यादा शरीफ और पता है, नफ्स। नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद, गुलशन, मतलब पैदा क्लिफ्टन में हुआ, पैदा में पैदा क्लिफ्टन। क्लिफ्टन प्लीज़ में हुआ। ये इसको नाम वो करें, हाँ। मेरे पैदाइश को छोटा ना करें। जी, मैं पैदा खुद आप छोटा क्लिफ्टन में और अपने घर? अपने नहीं, अस्पताल में। अब अस्पताल में पैदा हुआ मैं, और फिर मैं घर लाया गया, मुझे देखा गया, लोगों ने गौर से किया नहीं ये क्लिफ्टन का बनता ही नहीं है, तो फिर हम नॉर्थ अहमदाबाद चले गए। तो हम फिर वहाँ से फिर मैंने अपने फ़नी करियर का आगाज़ किया। पानी गिरी। मुझे घर वाले, असल में मैं दो बहनों कुछ लोग कहते हैं जब आप पैदा हुए थे हंस रहे थे। ऐसे ऐसे हंसता था मैं। नहीं, मैं बहुत खामोश और मुस्कुराता हुआ बच्चा था, ये मुझे रिवायतों में रावी ने लिखा है। अच्छा। तो और अक्सर ये होता था कि जैसे अम्मी किसी होता है ना कि बार्टर करते हैं कि बच्चा तुम संभाल लो, मैं तो अक्सर मुझे संभालने के लिए लोग रेडी रहते थे। अच्छा। क्योंकि मैं कुछ ना सोता सुन बच्चा था, या तो शायद मैं स्लो था, मुझे पता नहीं, अंदाज़ा नहीं है। और ये कितने, मतलब ये 10 माह की उम्र थी आपकी? एक मैं साल, अराउंड 1.5 साल? 14-15 साल की उम्र तक काफ़ी डोसाइल सा बच्चा था। हाँ। और अच्छा, ऑब्वियसली बात है, आपके बारे में थोड़ी सी मैंने रिसर्च की, मैंने कहा कि अपना होमवर्क तो करूं। थैंक यू। कराची शहर में ऑलमोस्ट हर जगह ही आप पाए गए। ऑलमोस्ट। बचपना आपका बड़ा एक रंगीन गुजरा, जिसके अंदर आपने ऑलमोस्ट कराची सारा देखा। मैं 33 साल की उम्र तक कराची में ही रहा हूँ, 33 ईयर्स। फिर उससे मैं पहले कनाडा- कोई एक्सपोजर नहीं था आपका? नहीं, मैं ट्रैवल मैंने बहुत किया है लाइफ में। अच्छा। ऐसा नहीं कराची पड़े रहे, लेकिन रहा मैं, मेरा होम टाउन 33 ईयर्स की एज तक कराची ही रहा। ओके। और मैं कराची की तकरीबन तमाम जोन्स में, यानी वो नहीं, सेंट्रल, ईस्ट, वेस्ट, सारों में रहा हूँ। अप एंड डाउन, कुछ बड़े क्लासी थे उस टाइम पे, नॉर्थ नाज़माबाद बहुत क्लासी था। बहुत- हम 90s में रहते थे, तो नॉर्थ अहमदाबाद वाज दी प्लेस। वहाँ पे पुराने पैसे वाले लोग रहते थे काफ़ी। तो आप वहाँ क्या कर रहे थे? हमारे पास नोट नए थे लेकिन पैसे पुराने थे। अब्बा हजूर से आपके, बिकॉज मैंने जब भी आपके इंटरव्यूज देखे हैं, यू आर वेरी क्लोज टू योर फादर। यस। और आई थिंक आपका ह्यूमर और वो जो टाइमिंग है वो आपके वालिद साहब के थ्रू है। टाइमिंग का तो पता नहीं, ह्यूमर नहीं, हर शादीशुदा बंदे की टाइमिंग अच्छी होती है। नहीं, मुझे ये इन द सेंस कि अब्बा को जोक्स का फायदा, अब्बा खुद लिखते नहीं थे, सारी बात है। मेरे अंदर ये डिफरेंस है कि मैं अपने जोक्स खुद लिखता हूँ। हाँ। सही। अब्बा का ये था कि उनको हर मौके का शेर और हर मौके का जोक ये आता था। अच्छा और जी। हाँ, वो अगर पुराने ज़माने के वो बरकत उज़मी थे, लेकिन थोड़े डिसेंट करते थे, लेकिन उनको हर मौके का शेर आता था, हर मौके का लतीफ़ा आता था। तो मतलब लव मैरिज थी? लव मैरिज नहीं थी, पता नहीं। अच्छा, कहते अम्मी अब्बू दोनों शर्मा जाते थे कि यार नहीं, लव नहीं थी, लेकिन थी भाई। अम्मा लव अब्बा ही है। मानेंगे भी नहीं, हाँ, जाहिर लव बात है, थी वो उस कहेंगे। जमाने में। हाँ, लव ही थी भाई, क्योंकि किस्से इतने सुनाते हैं, तस्वीरें इतनी हैं साथ में। अब ये अरेंज मैरिज में कहाँ हो रहा था उस जमाने में? नहीं, अरेंज मैरिज में तो बंदा एक दूसरे को देखता भी नहीं था। सुहागरात पे पूछते थे नाम क्या आपका। अच्छा, आपके भाई बहन और फैमिली छोटी सी, मतलब कोई ज़्यादा बड़े तो अच्छा, नहीं? भाई से ना ताल्लुकात नहीं रहे मेरे, क्योंकि उसके लिए फॉर्मेलिटीज़ होती हैं कि भाई हो। भाई था नहीं। ठीक है। तो पैदा हुआ तो मैंने कहा यार अब मैं बोलूँगा अम्मी अब्बू को, वो बोलेंगे यार अब अभी सोए थे, फिर तुम फरमाइशें तुम्हारी इतनी हैं। तो भाई था नहीं, तो भाई से ताल्लुकात भी नहीं थे। बहनें दो हैं मेरी, बहनें दो हैं? दोनों बड़ी हैं, दोनों बड़ी हैं आपसे? काफ़ी बड़ी हैं। एक 6 साल बड़ी है, एक 4 साल बड़ी है, दोनों यूएस में रहती हैं। मैंने आपके शोज देखे, आप तो जॉनी सिंह के साथ खेले हैं ज़्यादा। मैं जॉनी के साथ खेला हूँ, सिन हमने मिलके किए हैं। वो यू ऑलवेज गेयरिंग अप टू बी अ कॉमेडियन, या ये आपको मतलब वो नहीं होता? क्योंकि मैं अपने कॉलेज में मैं वो था द फनी गाय, सेम। कि जी भट्ट साहब ने मतलब लतीफ़े, मतलब सबसे अच्छा वो बताता है। अच्छा, मैं मिमिक्री के लिए मशहूर था। मैं अपने टीचर्स की, ये वो ख़ानदान वालों की और ऑल,
तो स्कूल में तो आई वॉज क्लास क्लाउन जिसे कहते हैं, वो था मैं, ठीक है। उसके अच्छा वो एट दैट टाइम आई डिडंट नो आई एम गियरिंग अप टू बिकम अ कॉमेडियन। इट वाजंट माय प्लान टिल 2018। अच्छा मैं तो बड़ा लेट हुआ ये तो। मतलब उससे पहले स्टैंड अप तो आप कर रहे थे? मैं कर रहा था स्टैंड अप ऑन एंड ऑफ स्टैंड अप, हाँ। और ये स्टैंड अप सीन मोस्टली ये कराची के अंदर ही स्टार्ट हुआ? अभी भी मेजर कराची में ही है ये, इन द कंटेम्प्रेरी। अब बार बार लोग कहते हैं जी पाकिस्तान में तो स्टैंड अप मुनव्वर ज़रीफ के ज़माने से हो रही है, वो तो प्रोफेशनल थिएटर है ना आपका, वो स्टैंड अप में नहीं आता। हाँ, वो वन मैन शो टाइप होते थे जिसमें यू नो लतीफ़े सुनाए थे। ये कंटेम्प्रेरी स्टैंड अप कॉमेडी इज नॉट टेलिंग जोक्स which are written by somebody else. It's about storytelling, experiences, observations. You write your own thing, you write your own jokes, you don't tell anybody else's joke. बिल्कुल, ठीक है। तो वो हम ये कंटेम्प्रेरी, और इस कंटेम्प्रेरी में फिर मॉडर्न डे इशूज़ भी हैं, कुछ टैबूज भी डिस्कस होते हैं, ये थोड़ी सी एजी भी होती है, ये नए ज़माने की है कॉमेडी, ठीक है। तो ये प्लान नहीं था मेरा। मैंने कहा यार मैं नौकरी करता हूँ, मैं सीनियर पोजीशन पे हूँ, अगर मैं ये स्टैंड अप करूँगा, हमारे मुल्क में कॉमेडी, हंसना, खुश होना, इसको अच्छा नहीं समझा जाता। अब स्पेशली, ठीक है। तो हाँ, अब आई थिंक 80s और 90s वाज द गोल्डन एरा ऑफ उस कॉमेडी। वक्त थोड़ा कराची में अगर आप रहते ना तो आपको, यहाँ लाहौर में भी आई एम श्योर बहुत सारी चीज़ें होती थी। मैं क्योंकि उस वक्त लाहौर में रहा नहीं तो मुझे पता नहीं, लेकिन कराची के अंदर मुशायरे बिल्कुल बिल्कुल रेगुलर होते थे, वो मुशायरे हर, और हज़ारों लोग आते थे उसके अंदर, फैमिलीज बैठी हुई हैं। फिर थिएटर चलता था कराची के अंदर, उमर शरीफ के शोज होते थे, उसमें भी फैमिलीज जाती थी, सब कुछ होता था, लोग हंसते थे, खुश रहते थे। इवन जो सड़कों पे कभी कोई जश्न मनाने निकल रहे हैं, MQM कराची की पार्टी थी तो वो जीत गई है अगर, हाँ, वो बड़ी म्यूजिकल पार्टी थी, गाने शाने लगते थे, हल्ला गुल्ला होता था, सब एंजॉय कर रहे थे। अब ऐसा लगता है कि कॉमेडी करो तो लोगों को लगता है कि हंस क्यों रहे हम, या अलाउड ही नहीं है, मुस्कुराना भी नहीं चाहिए, सीरियस होना चाहिए, डरना चाहिए हर वक्त। यही हमारा पूरा एक हमने लिबादा ओढ़ लिया है कि दुख में रहो। हाँ, तो वो अब मुश्किल है काफ़ी दुख में रहना, भाई नहीं हो रहा दुख, अभी क्या करूँ मैं, दुख में कैसे रह लूँ। तो अच्छा, मेरा इरादा इसलिए कॉमेडी का नहीं था, क्योंकि यार ये लोग इसको इमेच्योर कहते हैं, कहेंगे कि जी आप कॉमेडी एक्टर को सीरियस नहीं लिया जाता, नहीं लेता। तो मैंने कहा ये साइड वाइड पे ठीक है। और फिर मुझे लगता था कि जब मैं इसके पैसे लेना शुरू कर दूंगा ना तो फिर मैं फ़नी नहीं रहूँगा। अच्छा, पता नहीं मुझे क्यों लगता था कि मेरा प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि जिस चीज़ के मैं पैसे ले लेता हूँ ना उस चीज़ के बारे में बड़ा सीरियस हो जाता हूँ, और मुझे ऐसा उलझन होना शुरू हो जाती है कि यार तभी आप शादी के बाद सीरियस हो गए। बहुत अच्छा था ये, लिख लूँगा। एक्सक्यूज मी, क्या आपकी लाइफ में एंटरटेनमेंट की कमी है? Well, have no fear. Al Jaleel Developers आपके लिए लेके आ रहा है पाकिस्तान का फर्स्ट पर्पस बिल्ट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, a perfect real estate opportunity for the entire family, जहां होगी live performances, concerts, film studio, theme parks and much more. For further details, call us now. Now back to excuse me. असफर भाई को आप जानते हैं, असफर अली भाई? हाँ। वो 2008 से मेरे पीछे थे। हमने उनका एक प्ले था, उन्होंने टेलीफिल्म लिखी थी जियो के लिए, उसका नाम था बारिश में दीवार। अच्छा, इलेक्शन के करीब मुहिब मिर्ज़ा थे, असमा शेख उसके अंदर डेब्यू कर रहे थे, ये दोनों डेब्यू कर रहे थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार मुझे ना एक डिबेटर की स्टोरी है, आई वॉज अ पब्लिक स्पीकर, डिबेटर था मैं पाकिस्तान में। उन्होंने पहली दफ़ा आपको वहीं देखा था? उन्होंने कराची में खबर फैलवाई कि पाकिस्तान के टॉप डिबेटर कौन है। अच्छा अच्छा। तो उन तक मेरा और मेरा दोस्त मुनीब तारिक का नाम पहुंचा, हम दोनों साथ, हमारी टीम थी, उन्होंने कहा इनको बुला लो। हम बुलाए तो उन्होंने हमसे कहा कि यार डिबेटर की स्टोरी, आई वॉन्ट यू गाइज टू राइट हिज स्पीचेस। अच्छा अच्छा, ओके। तो हमने उस डिबेटर की, मुहिब मिर्ज़ा के लिए स्पीचेस लिखी, मैंने कैमियो भी प्ले किया उसके अंदर, हल्का छोटा सा, वो भी बहुत ही ज़बरदस्ती, बिल्कुल शौक नहीं टीवी पे आने का, कोई शौक नहीं था ये मुझे, कोई भी नहीं, और ना इसको मैं एंजॉय करता था। खैर एनीवे, वो लिखा विक्का वो बहुत अच्छी गई, हिट विट हुई। असफर भाई ने 2009 में मुझसे कहा कि उसके कुछ अरसे बाद कि तुम्हारे लिए मैं एक शो बना रहा हूँ। अच्छा, मतलब उन्होंने आपको स्पॉट कर लिया था कि इसके अंदर कुछ है, इसमें कीड़ा है। हाँ, तो उन्होंने 2009 में उसका जोक स्टूडियो बनाएंगे तुम्हारे साथ। तो अच्छा, मैं ना इन चीज़ों से बहुत भागता था कि यार ये क्या रिकॉर्डिंग मैं नहीं करूँगा। मैं उनको टोपियाँ कराता रहा। पर मैं 3M में बड़ी अच्छी नौकरी कर रहा था, मुझे पैसों की कोई कमी नहीं थी, मैं सिंगल था, सिंगल में शादी हुई भी नहीं थी, पैसे इतने ज़्यादा थे कि खर्च करने के एवेन्यूज़ ही नहीं थे उस ज़माने में, कहाँ थी। तो मुझे इन चीज़ों की परवाह नहीं थी कि यार मशहूर होना है, ये करना है। आई हैड एवरीथिंग दैट आई वांटेड। तो वो मैंने उनको टोपी करा दी। मैंने कहा सर भाई मेरी आज ये कॉर्पोरेट पार्टी है, ये है वो करके उन्होंने सब सेट बना लिया था। उन्होंने अज्यूम कर लिया था ताबिश तो आ रहा है,
वाह वाह वाह। जबकि उन्होंने कहा था मैं बताता हूँ, ये करता हूँ। खैर उन्होंने जियो का खर्चा करा के सब सेटअप बना लिया, लोग बुला लिए, एंड आई डिडंट गो बिकॉज आई नेवर कमिटेड। मुझसे कोई पैसे की अच्छा बात, अच्छा, हाँ, हाँ, कोई कमिटमेंट वगैरह उन्होंने तो कुछ हुई नहीं थी। जल्द वो शायद गलत समझ गया असफर भाई, खैर वो नहीं हुआ। उन्होंने मुझे डांटने वाला एक मैसेज भी किया लंबा सा, फिर मैंने खैर मोबाइल ही बंद कर दिया। उसके बाद से असफर भाई से मेरी बात ही नहीं हुई। कट हो गया। अब 2015-16 आ गया। 15-16 में असफर भाई हम गए स्माइल टिल शहरी एक और इस टाइम पे आप अपना स्टैंड अप कर रहे थे साथ साथ? स्टैंड अप में साइड पे 2009-10 में मैं स्टैंड अप करता था। IBA के सारे इवेंट्स में मैं स्टैंड अप्स करता था। वो इतना होस्टिंग स्टैंड अप वगैरह सारा एक ही हाँ, होता था। नहीं स्टैंड अप ही करता था, होस्टिंग नहीं करता। वो मुझे बुलाते इस काम के लिए थे कि 1 घंटा ताबिश भाई परफॉर्म करेंगे। ओके, और परफॉर्म भी क्या करेंगे, 400 लोग 500 लोग बैठे, इन सबकी बजाएंगे, ठीक है। क्राउड में घुस जाएंगे, जो मिल रहा है बस उसको रगड़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है, ये 2009-10 हम सब मिसोजिनिस्ट हैं, काले रंग का ही मजाक उड़ा रहे हैं, छोटे कद का भी मजाक उड़ा रहे हैं। वी ऑल वर लाइक दैट। हमें पता ही नहीं था ये गलत है। अब गलत तो है भी नहीं है भाई। हैं? मैं इस चीज़ को गलत नहीं समझता। अच्छा, देखिए, कॉमेडी हमेशा किसी के एक्सपेंस पे होती है ना, ऐसा ही है। फिर तो आप कॉमेडी ना करें। 2015 में 16 में मुझे किसी ने पुश किया कि यार ताज भाई बस 5-6 मिनट। आई वेंट टू दैट गिग। काफ़ी लोग परफॉर्म कर रहे थे, सब नए थे, मैं उनको नहीं जानता था। आई वेंट देयर, 10 मिनट मैंने परफॉर्म किया। वो क्लिक हो गया वो। क्लिक क्या हो गया, मतलब वो जाहिर बात है, मैं क्योंकि पुराना आदमी था, हाँ, जाहिर बात है। नॉचेस अब थोड़ा चला गया उनसे ना। उनका ये तो बड़ा डिफरेंस है इन परफॉर्मर्स में और इसमें, ये कौन है। खैर फिर होते होते मैं करता रहा, ये फ्री में ही होते थे परफॉर्मेंस। तो ये होते होते फिर 2017-18 में हमने स्माइल टिल शहरी एक होता था कराची में, रमज़ान के अंदर इफ्तार के बाद एक ऑल नाइट स्टैंड अप कॉमेडी शो होता है। अच्छा। जिसमें कराची के सारे लड़के शहरी में? शहरी तक होता है वो। अच्छा, शहरी तक होता है। हाँ, मैंने कहा। तो वो काफ़ी अच्छा बड़ा इवेंट होता है। तो उसके अंदर परफॉर्म किया, तो वहाँ सर भाई ने दोबारा मुझे नहीं देखा, बाकी लड़कों को देखा और उनको बुला लिया। मैं था ही नहीं उधर, उनके जिस स्लॉट में वो देख रहे थे। अब वो हर लड़का वहाँ जाता था और कहता था यार असफर भाई हम तो कर लेंगे, मगर आप ताबिश भाई को तो बुलाएं इसमें। तो कौन है ताबिश भाई, कौन है ये ताबिश? मिले तो फिर मैं असफर भाई के पास, फिर मैं 10 साल बाद मिलने पहुँचा। और उन्होंने रिकग्नाइज नहीं, रिकग्नाइज की? मैंने उनको फिर अपनी जलालत बताई। कहेंगे, अबे हाँ तू तो वो है। फिर उन्होंने जो है वो जनाब अली हमने वो किया, एक स्टैंड अप रिकॉर्ड किए कुछ, द सर्कस लाफिंग स्टॉक के नाम से, वो चले काफ़ी थोड़े। और फिर उन्होंने मुझसे, जब मैं कनाडा जा रहा था, उन्होंने कहा भाई तू जा रहा है भाई, ये 6 एपिसोड इसके टू बी ऑनेस्ट के रिकॉर्ड कर ले। चले नहीं चले, बस हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। हाँ। और टू बी ऑनेस्ट का आइडिया और पूरा प्लानिंग जो थी और पैसा ला, वो प्रेस सारा सब उन्होंने नाशपाती प्राइम कैसर भाई एक हैं, अब वो ग्रीन चैनल में हैं, उसके डिजिटल हेड कर रहे हैं शायद। ये सब उनका था। आइडिया ऐसा था कि असफर भाई, मुझे वहाँ, मैं नाशपाती के साथ काम नहीं कर रहा था, मुझे शक था, मुझे पता ही नहीं था ये लोग कौन है। हाँ। मैं नौकरी भी करता था, तो मैंने कहा यार नहीं, पता नहीं ये ना हो कि मुझसे काम भी करवा लें, पैसे ना दें, ये सब मुझे दिमाग में चलता रहता था। तो उन्होंने फिर असफर भाई से कहा कि यार आप ज़रा इसको इन्फ्लुएंस करें थोड़ा सा ना, आप इसको लेकर आएँ। अच्छा। असफर भाई मुझे वहाँ लेकर गए। आइडिया ऐसा था कि आइडिया किसी को पता नहीं था क्या करना है। आइडिया ये नहीं था कि वो लिखा हुआ था ये आएगा, यूं बैठेगा, ये बोलेगा, इस तरह बजाएंगे, ऐसा कुछ कोई आइडिया नहीं था। पहला गेस्ट कौन था? सबसे पहला गेस्ट आयशा उमर फर्स्ट। और अच्छा वो मैं आयशा उमर पे मरता था। मैंने अपनी बेगम से इजाज़त ली थी कि अगर क्या मैं मतलब मरता हूँ, उस वक्त भी मरता था, अब तो मैं मर चुका हूँ। तो आयशा उमर ने मुझसे, और मैं मतलब वो क्रश था कि मैंने बेगम से कहा था अगर मैं किसी के साथ पकड़ा जाऊं, हाँ। तो उसमें से अगर आयशा उमर हो तो तुम कुछ ना कहना। उसने कहा था हाँ ठीक है, तेरी औकात ही क्या है, तू कहाँ पहुंचेगा वहां तक। तो और जब मैं पहुंचने लगा तो ये निकाहनामे के अंदर जो तुमने लिखवाया, शकें मिटवाई। तो हुआ ये कि वो बेचारी, मुझे पहले भी सुना चुका हूँ कि उनके साथ एक इंसिडेंट स्टूडियो में मेरे से पहले पहुंच गई थी, बाल उनके जला दिए थे मेकअप आर्टिस्ट ने। तो वो बेचारी बहुत गुस्से में थी, जाहिर बात है। और मैं वहाँ चपरासी की तरह अपने कपड़े खुद पकड़ के अंदर जा रहा था। कपड़े ही मेरे पास जो था मैंने कहा जो पड़ा है लिया। अब शादी का सूट मैक्सिमम बंदे के पास होता ही क्या है, मिडिल क्लास आदमी के, शादी का 2 सूट वो मैं लेके चला गया। वो भी तंग आए हुए थे सूट मुझसे। तो हम वहाँ जब पहुँचे तो वो चीख रही थी। मैंने कहा भाई यार ये क्या है यार, मैं तो क्या समझता था, लेकिन मुझे क्या पता था कि उनके बाल जले हुए। खैर एनीवे मेकअप कर रही थी ना, तो मैं जाके ग्रीन रूम में खड़ा हो गया अपने मेकअप के इंतजार के लिए, दीवार से टेक लगा के, और मैं सिगरेट जलाने लगा ना। कहने एक्सक्यूज़ मी, मुझे एलर्जी है, बाहर जाए। और आपने तो कहा ला 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 लाला कुछ नहीं, मैं निकल गया। अच्छा वो मुझे समझी, मैं वो समझी कि मैं यहाँ का ना वो हूँ ऑपरेशंस मैनेजर PSCC का, सूट पहना खड़ा हूँ। तो उन्होंने मुझे निकाल दिया, मैं निकल गया।
और फिर मेरे को कोई बात नहीं हुई बैक स्टेज, सलाम दुआ भी नहीं हुई। हाँ स्टेज पे जब वो पहुंची हैं तो पहला सलाम, पहली दुआ, उसके बाद जो शो किया वही उसका फॉर्मेट बन गया। हाँ 1-2 एपिसोड तक उनको रियलाइज करने में लगा कि यार हमने यही बनाना है। हाँ बीच में सबूर अली भी आई। अब एग्जाम्पल देता हूँ कि वो शो क्या बनने वाला था और क्या है हुआ। वो सबूर अली आई तो वो आखिरी शो था जब मैंने वो IFB, अच्छा वो भी था हाँ कि हम आपके कान में बताएंगे वो क्या मैं निकाल बोलना। दी मैंने। वो जब उन्होंने बोला ना इसको सबूर से उसकी अम्मी का पूछ के उसको रुला दो, हाय मैंने यूँ निकाली, मैंने कहा ये काम मुझसे नहीं हो सकता। मैंने अम्मी का कोई सवाल पूछा, हंसी मजाक में ही निकल गया वो सवाल। हाँ सही है, वो और फनी होता चला गया क्योंकि मैं रुलाना वाला ही नहीं था, मुझे आते ही नहीं काम। तो वो फिर फॉर्मेट बन गया कि यार ये लोग आएंगे, थोड़ा सा रोस्ट करेगा, थोड़ा सा बात करेगा, क्योंकि मैं किसी को जानता नहीं था। मैं एक स्ट्रेटजी मैंने ये अपना ली थी, जब मैंने आयशा उमर से बात नहीं की ना पीछे और मैं स्टेज पे गया तो उनको भी पता नहीं था मैं क्या हूँ। उन्होंने मेरी बिल्ली नहीं मारी हुई थी अभी तक। तो क्या हुआ कि हम दोनों इक्वल उस पर स्टार्ट हुए तो मैं संभल गया। फिर मैंने ये अभी भी आज तक मैं बैक स्टेज या मेकअप रूम में गेस्ट को सिर्फ सलाम करता हूँ, उन्होंने कहता हूँ ये लड़के हैं आपसे रन थ्रू करा लेंगे, मैं भी आया, मैं शॉर्ट हो जाता हूँ, मैं नहीं मिलता पीछे, क्योंकि मैं जितनी बात कर लूँगा ना वो वहीं उतना वहाँ से वो फिर हमारी दोस्ती हो जाएगी पीछे और फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो मैं सारी रिलेशनशिप दोस्तियाँ स्टेज पे ही बनाता हूँ उनके साथ, ताकि जो हो रहा है वो वहीं पे क्रिएट हो। आई थिंक वो नेचुरल भी लगता है और वो उसका एक बड़ा ऑर्गेनिक। और एक चीज़ ये है, हर होस्ट को, आप तो खैर बहुत सीनियर हैं, जो अभी नए आ रहे हैं ना, एक चीज़ बता रहा हूँ, गेस्ट से अगर आपने पूछा ना कि यार ये पूछ लूँ, नहीं वो ये गलती कभी, ये गलती है। 2 स्ट्रेटजीज होती हैं, या तो मैं आप आपसे पूछने वाला हूँ कितना बड़ा है ये है 3500 स्क्वायर फुट बैंक अकाउंट? बैंक अकाउंट बहुत बड़ा है। अच्छा मैं घर का साइज बता रहा था। अच्छा ओके ओके, वो तो आप फ्लैट में रहते हैं, घर में नहीं रहते। घर ही है वो, उसको घर है, हमने उस फ्लैट को भी घर बना लिया। अच्छा, तो टू बी ऑनेस्ट का एक ओवरनाइट सक्सेस हुआ बिकॉज अच्छा टू बी ऑनेस्ट के ऊपर अब मैं थोड़ी सी जरा कंट्रोवर्शियल बात हाँ प्लीज। उस टाइम पे इट वाज, बल्कि अभी भी अगर आप टू बी ऑनेस्ट उठा के देखें, एक तो एजी पाकिस्तान से और अडल्ट ह्यूमर। अब अडल्ट ह्यूमर वाज अ वेरी सेलिंग पॉइंट ऑफ दैट शो ऑल्सो, बट एट द सेम पॉइंट लोगों ने कहा कि जी ये उसका एक तरह कंट्रोवर्शियल पार्ट भी है कि जी ताबिश अडल्ट ह्यूमर इस्तेमाल करता है। मेरा उस पर ये ओपिनियन था कि जी हमारे पंजाबी थिएटर में भी अडल्ट ह्यूमर इस्तेमाल होता है, ठीक है, मगर वो ऑब्वियसली बात है वो सीडीओं पे देखा जाता था, ये अब यूट्यूब पे देखा जा रहा है। सो अडल्ट ह्यूमर इस्तेमाल करना, और वो एक जैसे आप अडल्ट ह्यूमर के अंदर एंटर होते हैं आप फैमिली एंटरटेनमेंट से बाहर आ जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद उसकी ऑडियंस बहुत बड़ी है। तो अडल्ट ह्यूमर बिकेम योर वेपन, जिसकी वजह से टू बी ऑनेस्ट एकदम लाइमलाइट में आया। अच्छा बट साहब, मैं इससे ना कम्प्लीटली इत्तेफाक नहीं करता हूँ इस चीज़ से कि ना, अच्छा हुआ ये 45 एपिसोड्स हैं टू बी ऑनेस्ट की, 45 जो मैंने रिकॉर्ड कराई थी, सही, 45 डिफरेंट गेस्ट्स, 45 एपिसोड्स। अब उसके अंदर 45 एपिसोड्स में से 5 एपिसोड या 4 एपिसोड ऐसी होंगे जिसके वो वाले क्लिप्स वायरल हुए हैं जिसको लोग अडल्ट ह्यूमर कहते हैं। अच्छा हाँ, लोगों ने वो निकाल के करना, सही है। अच्छा वो इम्पैक्ट हमारे यहाँ तो वही चीज़ ज़्यादा फैलती है जो ज़्यादा गंदी हो। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा उसमें भी 5 में से एक एपिसोड होगी मथीरा वाली, जो सबसे ज़्यादा शॉकिंग थी पूरे पाकिस्तान के लिए। हाँ। अच्छा अब फैमिली आप इधर कर दें या उधर कर दें, आप किसी को एलिनेट नहीं किया, वो एक पाकिस्तान की लॉन्गेस्ट नंबर 1 ट्रेंडिंग यूट्यूब वीडियो है वो। बिल्कुल 1 महीने तक वो नंबर 1 रही। कोई बड़ा ड्रामा भी 1 महीने तक नंबर 1 नहीं रहता यहाँ पाकिस्तान में, ठीक। वो मैंने, अच्छा उसके अंदर अगर आप दोबारा से एपिसोड देखें तो एज अ होस्ट आई वॉज एट द बैक सीट, मैं कंप्लीट नहीं कर रहा था। मतीरा ठीक है, कंट्रोल। और अगर मैं खुद कर रहा होता तो वो बहुत अगली भी लगता और बहुत बुरा और बहुत गंदा लगता। तो मैंने कहा यार लेट हर टेक द लीड, और वो मुझे अच्छा लग रहा था कि वो अपना शी इज बीइंग ओरिजिनल जो है वो कर रही होती। दूसरी चीज़ ये हुई कि मुझ पर ना ये स्टैंप लगाने की कोशिश कर दी गई कि यार ये अडल्ट निकाल दो, कुछ भी ह्यूमर नहीं है। अगर ये अडल्ट करके मशहूर होना इतना ही आसान है तो सब कर लेते। आज पाकिस्तान में 10,000 ताबिश होते, एक क्यों होता। मैंने कभी सेट पर, स्टेज पर मैं स्टैंड अप्स करता हूँ, पूरे पाकिस्तान दुनिया में करता हूँ, अभी कनाडा का टूर करके आया, अभी अमेरिका का, मैंने कभी स्टेज के ऊपर गाली नहीं दी, कभी कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जो कि मैं नहीं करना चाहिए। छोटी मोटी गाली भी, कुत्ता भी नहीं बोला होगा मैंने, ठीक है।
अब और मैं जब स्टैंड अप करता हूँ तो उसमें कोई वल्गर बात भी नहीं करता। मैं जाहिर बात है, मैं जो अपनी कॉमेडी सुनाने जा रहा हूँ वो उन लोगों को सुनाने जा रहा हूँ जो 20 साल से ऊपर के हैं। और हाँ ऑब्वियसली बात है, उसको आप मैच्योर ऑडियंस है भाई। अब मैच्योर ऑडियंस के मैच्योर मसले होते हैं। हाँ। ठीक है, मैंने आज तक किसी के कलर का मजाक नहीं उड़ाया, रंग का, जो भी चीज़ उसके अपने हाथ में ना उसका मजाक नहीं उड़ाया मैंने। ठीक है, लेकिन हाँ अगर कोई बंदा मुझसे अड़ी ले रहा है या मुझसे कोई जुमला दिया है उसने, तो मैं उस बात का ही मजाक उड़ाऊंगा सिर्फ। मैं किसी गुर्बत का, किसी की जॉब के प्रोफेशन, आई विल नेवर डू इट। वो मेरा अपना मसला है, वो ठीक है, वो एक मैं उसको, आपका हाँ belief है। सही है, वो मेरा अपना बिलीव है, लेकिन मेरे नज़दीक मुझे लगता है वो ठीक नहीं है, तो मैं नहीं करता वो। बड़े बड़े कमेडियन जो पाकिस्तान में आए हैं, जिसमें अमानुल्लाह साहब हैं, रंगीला साहब हैं, आपके मुनव्वर ज़रीफ साहब हैं, इन लोगों ने हमेशा कॉमेडी के थ्रू आपको रिलीफ दिया है। आप जब फिल्म से बाहर निकलते थे, आप निकलते थे इस माइंड फ्रेम से कि हाँ यार वरीज छोड़ के बाहर हैं। सही कह रहे हैं आप। ठीक है ना, तो हम लोगों को कोई चीज़ डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं है। मी एंड यू बीइंग कमेडियंस, वी शुडंट बी डिफेंडिंग दिस, वी शुड बी एम्ब्रेसिंग दिस कि यार दिस इज हु वी आर। नहीं, मैं तो हक से करता हूँ। मैं कौन सा रुक गया? पाकिस्तान में कितने रेप मेरी वजह से हुए हैं, मेरी कॉमेडी सुन के। पाकिस्तान में कौन गाली सीखता है मेरी कॉमेडी सुन के? आप गाली देते भी नहीं है। हाँ, पाकिस्तान में कौन चोरी चकारी बदतमीजी लड़कियां छेड़ना मेरे शो की वजह से कर रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ये पहले से होता चला आ रहा है। मैंने नहीं लोगों का, जाओ गूगल पे सबसे ज़्यादा सेक्स सर्च करो दुनिया में, पाकिस्तान में पहले से कर रहे हैं वो भाई। ये सोसाइटी एक, और अगर आपको सेकंड लार्जेस्ट नेशन टू वॉच पॉर्न ऑनलाइन, ऑफ कोर्स सेकंड लार्जेस्ट हम दुनिया के टॉप नशे के कंज्यूमर है मैरिजुआना के। हम ऐसा कोई बात नहीं है जो हम ना करते हूँ। कसूर चले जाएं तो वहाँ चाइल्ड अब्यूज का हेडक्वार्टर है वो दुनिया का। ये मेरे शोज की वजह से नहीं हो रहा है। प्लीज ओपन अप योर आइज, देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट आर गोइंग रॉन्ग इन दिस कंट्री। मगर आपको सबसे ज्यादा एतराज उस चीज पे होगा जो सबसे आसान होगी टारगेट करना, और जो सबसे ज्यादा सक्सेस पे जा रही है। अरे अच्छा, पता है क्या, कपिल शर्मा शो देख लेंगे जिसमें छोटे कपड़े पहनकर आई हुई हैं, क्लीवेज दिखा रही हैं लड़कियां, वो सही है, उस पर कोई एतराज नहीं, वो दिखाओ। अपना कोई सक्सेसफुल होगा ना, अबे इसको नीचे गिराओ। हंसना मना जब लॉन्च हुआ था तो वो मतलब ऑब्वियसली बात है, मैं भी एक शो का हिस्सा था और वो भी हम लोगों ने कपिल शर्मा से इंस्पायर्ड होकर बनाया था। उसका सेट भी वही था और वो एम्बियंस भी वही थी, और टू बी ऑनेस्ट चैनल की रिक्वायरमेंट भी थी कि जी कपिल शर्मा शो बना दें। ताबिश का शो आता है, हंसना मना है, और एग्जैक्ट कपिल शर्मा था। एग्जैक्टली ऑडियंस वगैरह भी वही, सेट वगैरह भी वही। मुझे पहली 2-3 एपिसोड्स याद हैं और मैंने देखी, मैंने कहा यार ये अच्छा चलो हमने तो ये किया है। ऑब्वियसली बात है, एक आपकी राइवलरी भी होती है जिसके अंदर आपका शो होता है, मजाकरात चल रहा है, हंसना मना है और ये सब होशियारियाँ वगैरह। सो आप एक दूसरे को कंपेयर उसमें करते हैं। और मुझे पता था कि दिस इज़ नॉट ताबिश बिकॉज आई हैव बीन वॉचिंग यू। मुझे था कि अच्छा यार ये जियो ने बनाया शो, प्लेटफॉर्म सबसे बड़ा है पाकिस्तान का, सो आई थिंक ही गेव इन, यही आया था। एंड सेम हैपन टू मी। मैंने भी अच्छा चैनल ने ऑफ़र किया, उन्होंने कहा कि भाईजान ये हम शो बनाने लगे हैं, तो मैंने कहा अच्छा यार चलो अच्छी बात है, पैसे अच्छे मिल रहे हैं, कर लेते हैं। मगर वो ज़्यादा देर चला भी नहीं। किस पॉइंट पे आके डिसाइड किया कि नहीं यार ये नहीं मैंने कर? बहुत अच्छा सवाल अहमद भाई। देखिए, एक तो पहली बात ये थी कि जब मैं हायर हो रहा था ना जियो के लिए, तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं ना हूँ। मैं अच्छी नौकरी कर रहा था कनाडा में, मेरा आना जाना पाकिस्तान लगा रहता था, तो मैं जब भी आता था मैं यहाँ से अच्छे पैसे कमा के वापस चला जाता था कनाडा। सुकून से ज़िंदगी गुजर रही थी। मैं कोई अच्छा, मुझे एंजाइटी हो जाती है अगर मेरे रूटीन में चेंज, हल्का सा भी चेंज आ जाए। तो जब मुझे ये जियो ने ऑफ़र की ना, कि मैंने कहा नहीं यार मैं पाकिस्तान कौन जाएगा, 1 साल, ये 2 पता नहीं 5 साल क्या है। तो मैं बहाने ढूंढ रहा था कि इनको किस तरह मना करूं। वही असफर वाली चीज़ फिर से हो रही थी। हाँ, फिर से एग्जैक्टली वही साइकिल रन हो रही थी। फिर उन्होंने मुझसे, मैंने कहा मैं पाकिस्तान आऊँगा, मैं आपसे मुलाकात करूँगा। तो मैं किसी प्रोजेक्ट के लिए पाकिस्तान आया, शायद लक्स स्टाइल अवार्ड थे पहले वाले, जब आप दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैं और आप एक साथ स्टेज पे थे। बिल्कुल। तो मैंने जब मैं लैंड किया हूँ, घर पहुँचा हूँ, फ़ोन आ गया जियो से, आ गए। अच्छा, वहाँ भी ऑडियो लीक हो रही है। मैंने कहा हाँ यार मैं आ गया, आप कहाँ हैं? तो कहने लगे यार मिलने में। तो फिर मैं मिलने गया, तो क्या चाहिए, तो मैंने लंबी लिस्ट दे दी। ओ हो, ये जब फोन आता ना, क्या मांगे। अच्छा, मैंने ये पैसों की बात अलग है,
मैंने सारे जो इल्ज़ाम जियो पे थे ना वो भी बताए उनको। भाई मैंने कहा आप ये तनख्वाह नहीं दोगे टाइम पे, आप मुझे बिठा के रखोगे, आप मेरा शो नहीं लॉन्च करोगे, आप मुझे कहीं जाने नहीं दोगे, आप मुझे कैदी बना लोगे। मतलब आपने सौतेली बीवी की तरह आज सब जो कुछ- बातें मार्केट में फैली होती हैं चैनल्स के बारे में, बिल्कुल, मैंने सब कर ली। क्योंकि मेरा इरादा ही नहीं था जाने का, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, नहीं रखो यार। उन्होंने कहा भाई सब कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बना लो, आहा कि ये करेंगे तो ये कर देना, ये करेंगे तो ये कर देना, छोड़ने पे ये कर देना, वो कर देना। मैंने कहा ठीक, ये फिर ठीक है। हाँ तो उन्होंने सब कुछ मान लिया, कोई निगोसिएशन नहीं की मुझसे। ये सेट वेट बन रहा था ऑलरेडी। अच्छा आपसे पहले वो एग्जैक्टली कि सेट बना रहे हैं एनुतसी बना अच्छा जो तस्वीरें 3D रेंडरिंग उसमें कुछ डिफरेंट लग रहा था वो। जब मैंने जाके पहली बार देखा तो मेरा दिल वहीं रह गया जहाँ नहीं होना चाहिए, वहाँ आ गया, हलक में नहीं आया। तो हुआ ये कि मैंने कहा भाई ये क्या है। तो अब उस वक्त ना 1 करोड़ रुपया खर्च हो चुका था सेट पे। तो मुझे किसी वाइज आदमी ने जियो में ही सजेस्ट किया कि ताबिश इस पे खर्च हो चुके हैं पैसे बहुत ज़्यादा चैनल के, ठीक है आप बोलोगे ये चेंज भी कर देंगे, लेकिन फिर ये चेंज करने के बाद ना डे 1 से आपसे कहेंगे बेटा अब तुम्हारी मर्जी का किया, तब तो हमारी मर्जी का परफॉर्म करके दिखाओ। तो तुम इसमें स्टार्ट करो, सी व्हाट यू कैन डू। अच्छा अब हुआ ये कि किसी को ये यकीन नहीं आता टीवी के ऊपर कि कोई एक बंदा 1 घंटे का शो कर सकता है। बिल्कुल। तो कहते नहीं 8-10 लोग रख लो ताकि 1.5 2 मिनट वो करते रहेंगे, तो फिर ये 3 दिन 4 दिन आपको पता है ना ये क्या डर है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मुझे अपने बारे में कुछ अलग गलत फहमी थी कि यार मैं तो लास्ट से भी आधे घंटे बात कर लूंगा, मसला नहीं होगा। वो कहा नहीं ये भाई आप कैसे करोगे, हफ्ते में 3 दिन करने हैं, TVH की तरह थोड़ी है एक एपिसोड आ रही। अब हम जियो और मेरे दरमियान ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। वो कहा नहीं ये एंट्रियाँ, अब सारी एंट्री, अच्छा मैं प्योर उर्दू स्पीकिंग आदमी, सारे लोग पंजाब के थे, एंट्रीज भी सारी पंजाब की थी। और अली मीर आपके साथ थे? अली भाई भी थे। अली भाई वो अब अली जियो के अंदर 15 साल 2002 से 15 बल्कि ऑलमोस्ट उनको अली को उन्होंने तब तोड़ा था जब 4 मैन शो आता था। जी। और उस वक्त से अली को उन्होंने अपने पास रखा। अली भाई बहुत सीनियर है। अच्छा जियो किसी को मुझे जैसा मैंने देखा है वो किसी को निकालते नहीं है वो। आप बैन हो जाओ आपको तब भी दे विल टेक केयर ऑफ यू, दे रियली टेक केयर ऑफ एज एन ऑर्गेनाइजेशन। जियो इज ब्रिलियंट। हाँ नहीं ये तो whoever has worked with Jio they always say that। अच्छा हुआ ये कि फिर जब वो 3 महीने, अच्छा शुरू के तो 1 महीना ना मुझे डिप्रेशन होता था वहाँ जाते हुए, ये काम करते हुए, और मैं बहुत ये यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में आपका सेट है। बहुत डिप्रेशन होता था, मैं अपनी जान मार के कर रहा था क्योंकि मुझे पता था मेरी अम्मी को पसंद नहीं आ रहा, मेरी बीवी को पसंद नहीं आ रहा, यू नो, एंड आई वाज डूइंग इट। मैंने कहा अच्छा मैं हर नौकरी पे ये शुरू के 3 महीना जो है ना वो नौकरी को ऑब्जर्व करता हूँ, उसमें कोई वैल्यू एडिशन करने की कोशिश नहीं करता। फर्स्ट आई लर्न द आर्ट, देन आई मेक चेंजेस अकॉर्डिंग टू माई लाइकिंग्स। तो मैं उसको सीख रहा था क्या है क्यों है, बहुत बुरा लग रहा था मुझे ये। आई वाजंट एंजॉयिंग इट, आई डिड नॉट वॉच अ सिंगल एपिसोड। नहीं हाँ वो आई थिंक मैंने आपकी 3rd या 4th एपिसोड देखी थी और मुझे वाकई लग रहा था कि यार मतलब यू वांट एक्चुअली आई वाजंट। हाँ अब फिर जब 3 महीने हो गए ना तो फिर आई कॉल्ड जियो को, जिन बंदों से मैंने कहा दादा मुझे तो पसंद नहीं आ रहा, आई डोंट वांट टू डू इट, आई एम नॉट एंजॉयिंग इट। कहने क्या एंजॉय नहीं कर रहे हो? मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं कर रहा। कहने व्हाट विल मेक यू हैप्पी? मैंने कहा आई वांट टू मेक दीज चेंजेस, आई डोंट वांट एनी एंट्रीज, कोई गिमिक्स ये नहीं चाहिए, आई विल हैंडल इट, आई विल प्ले गेम्स, बेटर सेट, SMDs चाहिए मुझे, स्क्रीन्स चाहिए, मैं उस पर कुछ करना चाहता हूँ। कहने के जो चाहिए कर लो। ये हिस्ट्री में पहली बार था कि जियो का कोई भी शो जिसका सेट पे इतना खर्चा हो 3 महीने बाद पूरा सेट चेंज कर दो किसी कर दिया। एंड दे डिड इट फॉर मी, दे डिड इट। एंड फिर उसके बाद रिजल्ट्स आना भी शुरू हो गए, उनके भी ब्रांड्स आई, ये आई, तो दे आर, उनको भी पता चला कि हाँ यार ठीक है, लेकिन 3 महीने आई हैड टू प्रूव माई सेल्फ। You were also lucky कि you were working in a place where they understood talent. I'm sorry to say हमारी इंडस्ट्री में ये है नहीं, ठीक है, बिकॉज हमारे चैनल ओनर्स और स्पेशली चैनल्स कुछ इस तरह के हैं, वो चैनल एक पर्पस के लिए बनता है कि ये हमारा वॉच डॉग है, पैसा है मेरे पास, मैं एक चैनल बना दूँ, उसके अंदर क्रिएटिविटी ज़ीरो है, वो एक पर्पस, और स्पेशली न्यूज़ चैनल्स वो उस पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं। सो टू अंडरस्टैंड द एंटरटेनमेंट पार्ट और टू अंडरस्टैंड कि यार एक क्रिएटिव बंदे को किस तरह इस्तेमाल करना है और किस तरह उसकी विजन को आगे लेके जाना है, तो ऑब्वियस बात है। शुरू में ऐसा था कि वो कहते थे पॉलिटिकल थोड़ा सा न्यूज़ करें, ये करें वो करें। बिल्कुल अच्छी बात ये जियो की कि दे रियलाइज देयर मिस्टेक्स, ऐसा नहीं है कि वो बस लकीर के यही करते हैं। जैसे उनको लगा ना कि यार नहीं ताबिश भाई अगर पॉलिटिकल जोक्स करते हैं ना तो वो कुछ लोगों को एलिनेट कर देते हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा ताबिश भाई ख़त्म कर दे पॉलिटिक्स, मेक इट अ प्योरली एंटरटेनमेंट शो।
हाँ एग्जैक्टली आप एंटरटेनमेंट को एंटरटेनमेंट के तौर पे लेना, हाँ। उस पे मेरी मर्जी, अगर मैंने सियासी मतलब तड़का लगाना है। ऊपर दो चार जुमले आपको जो बोलने आते हैं आप जो करना है करें यार आप। बिल्कुल। मुझे उन्होंने कहा अब मैं कहता हूँ तो अक्सर मैं उनको बोलता हूँ भाई यार ये नहीं भेजना यार टीवी पे भेज दो। अच्छा जियो की सेंसर पॉलिसी कैसी है? ऐसी है। अच्छा ये हमारे स्पेशली कॉमेडी सर्कल में बड़ा होता है कि एक शो को तोड़ के दूसरे शो के ऊपर ले जाओ, और इस बंदे को तोड़ के इस तरफ ले आओ। आफ्ताब इकबाल साहब ने हालांकि उन्होंने ये फॉर्मेट को इंट्रोड्यूस भी करवाया, सैटायर कॉमेडी को, मगर उन्होंने भी 2-3 घर बदले अपने। फिर सुहेल अहमद साहब को भी तोड़ने की बड़ी कोशिश की गई। अभी हाल ही में वासे हैज़ कैरेक्टर शिफ्टेड फ्रॉम दुनिया। सो ऑफरें आई नहीं, हाय आने से पहले आई। अच्छा हुआ ही जब जियो की ऑफर आई थी ना, तो मैं साइन कर चुका था पहले ही, लेकिन पब्लिक नहीं थी, हुई थी नहीं उस, जाहिर बात है हमने पब्लिक नहीं करनी थी। तो उस वक्त मेरे पास सब जगह से थी, समा, दुनिया, और एक बार तो इतना अजीब सा भोंडा मजाक हुआ, उस चैनल का नाम मैं भूल गया, नए नए कुछ अभी खोले सुनोनियो पे और सब। तो वो जहाज टैक्सी लैंड किया, अभी टैक्सी एक साहब खड़े हो गए, ताबिज भाई जाइएगा नहीं, बात करनी है आपसे जोर से। जब अब जहाज में खामोशी थी यार, अभी तो लैंड ही किया था, तो सब उस वक्त दुआएं पढ़ रहे होते हैं, बच गए। तो उस वक्त वो बंदा खड़ा, अरे ताबिज भाई, मैंने कहा भाई क्या हो गया भाई, जाइएगा नहीं। मैंने क्यों, FIA में आपने लगा नहीं, बात करनी है आपसे। अच्छा अब बैठे हुए खामोशी, फिर छा के मैंने कहा जी जी अच्छा, मैं नियो चैनल में होता हूँ सोनले प्रेसिडेंट के साथ। अच्छा जहाज भी कह रहा है? हाँ जहाज में, कितना लेंगे? वाह वाह। मैंने कहा भाई क्या लेंगे, कह रहे अच्छा उनका विजन देखो आपको एकदम कहना चाहिए था ये फिर से मतलब पूछे कितना लेंगे, अपने बहन से पूछ। अच्छा कह रहे ये अभी फनी पार्ट नहीं आया। अब जब मैं उतर गया ना, वो पीछे आ रहा, अरे आए ताबिज भाई, अबे भाई आपको पता है हमारी DSNG कहाँ से बन के आ रही हैं? मैंने कहा यार पता नहीं इटली से बन के आ रही हैं, कराची से बन के आ रही हैं। मैंने कहा भाई ये कौन सी अचीवमेंट है, कराची से बन के आ रही है, कौन सी अचीवमेंट बता रहे तू? फिर कह रहा है भाईजान आप देखना, हमारा प्लान ये है कि हम दूसरा बड़ा चैनल बनेंगे पाकिस्तान का। प्लान आप चेक करो, इसको प्लान में ही दूसरा बड़ा चैनल बनना है, पहला नहीं बनना है, प्लान ही इसने सेट किया हुआ है। तो आप बोलो तो सही था भाई कितना दे रहे है जियो? मैंने कहा यार अभी तो मैं आया, उन्होंने मेरे पर करोड़ों रुपया लगाया, मैंने अभी उनको देना है पहले, फिर मैं वो खैर उनका नहीं आप ये रखो, चौधरी साहब का नंबर तो रखो यार, आप बात तो करो, ये करो, हर जगह से ये वाली ऑफरें। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है नोबडी हैज़ ट्राइड टू पोच मी। ये चीज़ एक कह लें कि हार्ड एंड फास्ट रूल है कि इफ़ इट्स नॉट ब्रोकन डोंट फिक्स इट। हाँ, कि एक फॉर्मेट अगर चलता जा रहा है उसी फॉर्मेट को चलाई जाओ। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि हर चैनल पे तकरीबन हंसना मनाया के फॉर्मेट का एक शो आ गया। हाँ हर चैनल पे आ गया, हर मेन चैनल पे आ गया, बड़े लोग कर रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है ये, क्योंकि अब मुझे पता है कि मैंने बेहतर कहाँ होना है, क्यों होना है, किससे होना है। मैं तो अपने दिमाग के अंदर बिठाया हुआ है, मेरा फॉल बैक प्लान क्या है, मैं अभी भी नौकरी पे हूँ। अच्छा कनाडा में वो मुझे निकालते नहीं है, मैं उनको छोड़ता नहीं। और वहाँ कौन सी नौकरी आप कर रहे हैं? मैं सप्लाई चेन हेड, सप्लाई कर रहे हैं? हाँ सप्लाई वहाँ पे सप्लाई करता हूँ, वहाँ पे सप्लाई करता हूँ मैं, चाहिए तो बताएं। लेकिन ये है कि वो किसी हब का हाँ मैं हब में हूँ मैं। तो हम कॉर्न बेचते हैं। अच्छा कॉर्न बेच, कॉर्न हब दुकान का नाम है। हाँ। तो वहाँ पर नहीं आप बोल सकते हैं भाई, हाँ, आप बोल सकते हैं। तो वहाँ पर जो है वो मैं सेबेटिकल पे हूँ 3 साल के। अच्छा तो आई ट्राई टू रिज़ाइन। उन्होंने कहा भाई क्यों करनी है रिज़ाइन? मैंने कहा मैं जा रहा हूँ। अब कहने लगे तुम पाकिस्तान जा रहे हो, मत छोड़ो नौकरी। तो उन्होंने मुझसे कहा सेबेटिकल ले लो 3 साल का यार, जस्ट गो एंड एंजॉय योर लाइफ। तो मैं आ गया। मैं ये ज़रूर अंडरस्टैंड करता हूँ कि आई डू व्हाट आई डू बिकॉज मेरी बेगम ने मुझे ये लिबर्टी दी हुई है कि शी इज़ कंट्रोलिंग द फोर्ट, शी इज़ होल्डिंग द फोर्ट, और मेरे बच्चे को पाल रही है। और क्योंकि उसने ये चीज़ें संभाली हुई हैं तो मेरे पास इतनी फ्रीडम है कि मैं ट्रैवल कर सकता हूँ, काम कर सकता हूँ, शोज़ कर सकता हूँ। मैं अपने सक्सेस का ऑलमोस्ट सारा क्रेडिट अपनी बेगम को देता हूँ। आई सी के जिस तरह आपकी लाइफ में ट्रांजिशन आई स्पेशली शादी के बाद, और औरत अपना नसीब लेके आती है, बच्चे अपना नसीब लेके आते हैं, बेशक। बट यू ऑल्सो हैव बिन लकी इन दिस अल्हम्दुलिल्लाह कि यू हैव अ वाइफ जिसने आपको ये चीज़ सपोर्ट की। बट यू बीइंग अ वर्कaholic,
हाउ टफ इट इज एज अ हस्बैंड एंड वाइफ टू कम आउट ऑफ दिस? अच्छा, बेगम, अक्सर मेरे घर वालों को प्रॉब्लम है मेरे इस, मतलब कि मैं एक तो काम दिमाग पर चढ़ जाते हैं मेरे, करना है वो तो ये करना ही है, हर वक्त लगे हुए हैं, सुबह शाम लगे हुए हैं। अभी कनाडा गया, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कनाडा में घर लिया, तो उसके लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। छुट्टियां मनाने गया हुआ था, लेकिन आई वॉज वर्किंग फॉर द एंटायर टर्म, जितनी देर में 2 महीने 2.5 महीने वहाँ रहा हूँ, तो ट्रैवलिंग ये वो शो इतने करने पड़े कि जाहिर बात है यहाँ से डॉलर तो ले जा नहीं पाते भाई, वहीं कमाने पड़ेंगे। हाँ। तो वो करने के लिए जो है वो बहुत मेहनत करनी पड़ी, और मैं छुट्टियां मनाने गया था, तो छुट्टियों में भी आपने काम किया? हाँ, करना ही पड़ा। मैं भी 4 शोज करके आया। तो अच्छा, फिर ना वो, लेकिन हिरा का ये है कि जिस तरह से, एक तो पहली बात ये, काम करने की इजाज़त क्या, वो मुझे इतना फैसिलिटेट कर देती है, मुझे टेंशन नहीं है कि बच्चे कहाँ छोड़ूंगा, घर कैसे संभलेगा, ये होगा कैसे सब कुछ। एक तो ये, दूसरा ये कि उस औरत ने ना मुझे कभी ये टेंशन नहीं दी कि यार वो मुझ पर शक कर रही होगी, वो ये सोच रही होगी। मुझे कोई चीज़ छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ती अपनी बेगम से, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम खुला चल लें, ऐसा मतलब फुल ऐसा, लेकिन मुझे डर नहीं लगा रहता कि यार मैं अगर ये कर रहा हूँ तो वो ये ना समझ जाए। ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा है। तो एक तो ये, दूसरा सपोर्ट सिर्फ बेगम से तो मिल ही रही है, मगर बचपन से जो घर वालों की है ना मेरे पास, कि कभी मुझे ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, ये कभी किसी ने रोका नहीं, कभी ये नहीं अभी ये क्या पागलपना है, ये क्या है। उसका शायद रीज़न ये भी था कि मैं पढ़ाई सही कर रहा था, मैं नौकरी वोकरी भी कर रहा था, सब चीज़ें वो कर रहा था जो माँ बाप को चाहिए होती हैं। बेगम की जहाँ तक बात है, ना सिर्फ ये कि वो मुझे काम करने देती है, जहाँ तारीफ़ बनती है वो भी करती है, क्रिटिसाइज़ भी ऐसा करती है कि उसकी वजह से ये फॉर्मेट चेंज करने का ज़्यादा मुझ पर प्रेशर था। अच्छा, असना बनाएगा, और मेरी अम्मी की वजह से था। अम्मी कह रही है क्या है ये, बिल्कुल हंसी नहीं आ रही, और क्या बिल्कुल बकवास तुम लग रहे हो, और सेट ये और वो। अम्मी का फेवरेट शो कौन सा है आजकल? अम्मी का फेवरेट शो कौन सा? अरे बहुत पैशनेटली देखती हैं, और हर शो देखती हैं, ऐसा नहीं कि मेरा देख लिया और हद कर दी नहीं देखा मोमिन का, वो सब देखती हैं और फिर बताती हैं। एक तो मसला ये है पाकिस्तान में, आपको तो अंदाज़ा ही होगा इस बात का, गेस्ट। आप भाईजान, एक गेस्ट हर शो में आ रहे, यही है अहमद भाई, बिल्कुल, कि उसके पास, आपके पास बड़े सवालात हों उससे करने के लिए, और कभी ख़त्म ही ना हो। एक ही सवाल हर शो में पूछे जा रहे हैं यार। तो अब वो इस बात से भी तंग रहती हैं, वो तो वहाँ पे भी आई थी, तुम्हारे पास भी है, कि इसका क्या फ़ायदा हुआ। हाँ, मेरा ख्याल है हम लोग गेस्ट को ना एज अ गेस्ट के तौर पे ट्रीट करते हैं, हालांकि बाहर गेस्ट को गेस्ट के तौर पे नहीं ट्रीट करते, उसको एक पर्सनालिटी के तौर पे ट्रीट किया जाता है, और करंट सिचुएशन पे बात वो नहीं हो सकती ना। हम, आप बताओ किससे कर सकते, कितने लोगों से आप करंट सिचुएशन पे ऐसी बात कर सकते हैं जिसका मीनिंगफुल हो। ये भी मैं कर रहा हूँ। अरे भाई, कितने लोगों से कर सकते हैं, और टीवी पे। हाँ, ये जो हम बात कर रहे हैं इनमें से 40% टीवी पे जाएगी भी नहीं, बिल्कुल, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि कौन से ऐसे आर्टिकुलेट लोग हैं हमारे पास जिनसे आप करंट अफेयर्स, नॉर्मल हालात, पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स, दुनिया वर्ल्ड ग्लोबल प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सके। मैं 100% इस चीज़ से एग्री करता हूँ, क्योंकि हम लोग टेलीविज़न के ऊपर इतने रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि हम अपनी मर्जी के लोग नहीं बुला सकते। हम किसी एजुकेशनिस्ट को आज तक नहीं बुलाए, किसी डॉक्टर नर्स को नहीं बुलाएंगे, एंटरप्रेन्योर को नहीं बुलाएंगे, हम किसी नेशनल हीरो जो कि लेट्स सपोज मैं किसी खनसामे को यहाँ बिठा दूँ और मैं उससे समझना चाह रहा हूँ, भाईजान तू ये जो ढाबा चला रहा है कैसे चला रहा है तो बंदा। देखिए, हम सब के पास एक चीज़ कॉमन है, वो है हमारी कहानी। अब कहानी को किस तरह कौन अच्छा सुनाए उसके अच्छा, मसला इसमें 2-4 मसले हैं अहमद भाई, कि एक तो हम लोग कंपैरिजन्स अपने जो ड्रॉ करते हैं ना, वो ऐसी दुनिया के टॉप चीज़ से करते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ जो स्टार्टअप, मैंने बड़े स्टार्टअप्स में काम किया है, नौकरियाँ की यहाँ पे। आप किसी बड़े जो स्टार्टअप का फाउंडर CEO होगा ना, वो उसको अमेज़ॉन बनना है, उसको बनना है अमेज़ॉन, मगर साला चिल्लड़ चोरी करता रहेगा ऐसी कि दुकान भी ना चला सके सही। ठीक, अब सबको कपिल शर्मा जैसे टक्कर लेनी है। कपिल शर्मा हफ्ते में 1 दिन होता है, गेस्ट भी करोड़ों रुपया ले रहा है, रिहर्सल कर रहा है कि 15-20 लोगों की टीम है, इतना बड़ा क्रू है, 7 राइटर हैं, जो इतना कुछ है, बहुत कुछ है उसके पास। खुद भी करोड़ों रुपए लेता है भाई वो। जी, ठीक है। रिहर्सल्स हैं पूरे हफ्ते, 1 एपिसोड रिकॉर्ड करता है, ठीक है। कपिल शर्मा शो इसलिए वो कपिल शर्मा शो है, बिल्कुल। हफ्ते में 3 दिन करना है आपको, गेस्ट 1 घंटे पहले चेंज हो जाते हैं, आपको अंदाजा है इस बात का? बिल्कुल। ना कोई रिहर्सल, जिसका जितना मुंह बनता है वो पैसे मांग लेता है। मैं, कुछ लोगों ने 1 करोड़ रुपया मांगा है आने के लिए। आप बताएं, डज इट मेक सेंस? मना पे, हाँ, 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया लेंगे। अबे भाई, क्या भाई, मैंने सिर्फ बात करनी है आपसे,
ठीक है, मैं नाम मैंने तो सिर्फ बात करनी है। तो 1 करोड़, अब ये कोई सेंस बनता है? कोई $20,000 मांग रहे हैं, अच्छा अब बुला लो, $20,000 दे दिया आपको, आ जाओ। उसके बाद ये नहीं करना, वो नहीं, अबे भाई अब मैंने $20,000 दिए, घूमो। फिर नाचो भाई। हाँ फिर नाचो। अब ये नहीं मांगो मुझसे, ये क्या बात हुई? 20,000 भी अपनी मर्जी के पैसे ले लिए ना, आप करो जो बता, पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा, हाईएस्ट पेड वैसे अभी तक किसको दिए हैं? है कोई? अच्छा मैं इन पे पढ़ता नहीं, लेकिन मैंने 2-4 सुने हैं हाईएस्ट पेड। कोई क्रिकेटर ही होगा, आई एम श्योर। मगर बहुत बड़े बड़े लोग फ्री हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े लोग फ्री हैं, और बहुत रिस्पेक्ट के साथ फ्री हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मना नहीं आना है, तो वो इस तरह के अमाउंट बोल देते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके मतलब जिनको दिल चाहता है फ़ोन करके बोलूँ, भाई बात सुनो, आज तक देखे हैं ये, पता ही कितने होते हैं। तो वो मैं ये इस तरह का, अब तो खैर अल्लाह का शुक्र है, लोग खुद फ़ोन करके कहते हैं कि यार हमें आना है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। लेकिन कुछ लोग हैं जो ज़ाहिर बात डरते हैं, उनको लगता है कि मैं इज्जतें तार तार कर दूंगा। ऐसा नहीं करता हूँ, बातें फैलाई नहीं है। नहीं, मैंने आपको कभी नहीं, स्पेशली हसन मना पे मैंने देखा है कि जिस तरह का गेस्ट आपको ट्रीट करता है ना, आप उसी तरह का रिस्पॉन्स देते हैं बस। और बट आई हैव नेवर सीन यू क्रॉस द लाइन। नहीं, ऐसा आज तक कोई नाराज़ नहीं हुआ। बट साहब जितने लोगों के इंटरव्यू किए सब गले मिल के जाते हैं, थैंक यू करके जाते हैं, बाद में मैसेज करते हैं। कोई आज तक इस शाह से ज़्यादा शाह के वफादार, सही है। वो एक बार जावेद शेख साहब से एक इंटरव्यू किया TVH में, उनसे वो जॉनी सिंह वाला वाकया हो गया था, आपको याद होगा, है ना? जी जी। जावेद सर जो है ना, वो काफ़ी फ़नी आदमी है। हाँ, ले बड़ी अच्छी टाइम। हमारे से ज़्यादा जवान है वो भाई। जी जी। ठीक है, अब पीछे बात हो रही थी, चल नहीं शरारतें हमारी यार। अब उनको शायद जॉनी सिंह का नाम नहीं पता था, क्योंकि वो हमारे ज़माने का है। उनको अपने उनको सिल्वेस्टर स्टेलोन का नाम पता था। या रॉन जेरेमी। आपको पता, सिल्वेस्टर स्टेलोन वाज आल्सो। जी जी। हाँ, उन्होंने स्टार्ट उन्होंने। जी जी। तो अच्छा, अब उन्होंने कोई माइंड नहीं किया, उनको बाद में बता भी दिया कि सर ये था, चले गए। वो इंजॉय, जिंदा दिल आदमी है वो। लेकिन शाह से ज़्यादा शाह के वफादार। हाँ। ये क्या घटिया बात कर दी जावेद सर जैसे लेजेंड से। अबे भाई हमारे यहाँ लेजेंड का मतलब पता नहीं क्या होता है कि इनको चूमना है, ऊपर रखना है। अबे भाई लेजेंड का मतलब ये थोड़ी होता है यार। और यार शेख साहब माशाल्लाह बड़े जवानी में ही वाज अ रंगीन इंसान भाई। सेंसर बोर्ड को कितने सालों पे जी रखा है उन्होंने, ऐसा वैसा। ठीक। अब आपने वो क्या किया? अच्छा वो नाराज नहीं है, उनके बच्चे नाराज नहीं है, आप नाराज हो, तो मुझे इससे क्या फर्क पड़ेगा? तो ये प्रॉब्लम्स बहुत है हमारे यहाँ। जिससे बात हो रही है वो कुछ नहीं कर रहा, आसपास वाले लोग अबे यार ये नहीं पूछना चाहिए था। ताबिश फेम को किस तरह हैंडल कर रहे हैं? सोशल सर्कल लिमिटेड है बहुत, तो मुझे बाहर निकलने का इतना शौक नहीं है, तो फेम हैंडल करने का चांस ही इतना नहीं मिलता। लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। ये नहीं कहूँगा कि ओहो अब तो लाइफ ख़त्म हो गई या प्राइवेसी, अब भाई बहुत मज़ा आ रहा है यार। हाँ, ये अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ जाते हैं हर पुलिस इज्जत करती है, एयरपोर्ट पे जाते हैं फैसिलिटेट होते हैं। हाँ। जो काम कराना होता है आराम से हो जाता है। जितने अमीर होते चले जा रहे हैं उतने कम लोग पैसे मांगते हैं। तो हाँ, तो इसमें कोई हमारे यहाँ तो कोई भी अच्छाई बताना, एक जब तक डिप्रेशन वाली बात ना कर लेना बंदा, जैसे यार फेम, यार बस अब लाइफ में प्राइवेसी ख़त्म हो चुकी है, अब कहीं निकल, अब मैं ठेले पे, अबे भाई ठेले मुझे खाना ही नहीं है, खाना मुझे खाने VIP जगह है बहन की। आपका जो कंटेंट अभी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये अगले 100 साल 150 साल तक ये हमेशा आपको पैसे अब देता रहेगा। हाँ। क्या आपको लगता है कि एक आर्टिस्ट के साथ, जो आर्टिस्ट को भी रियलाइज़ नहीं हो रहा कि आप अपना कंटेंट एक चैनल के लिए बना रहे हैं और आप उससे उस चीज़ का लिमिटेड पैसा लेके साइड पे हो रहे हैं, चैनल उससे सारी ज़िंदगी के लिए पैसे कमाई जा रहे हैं, आपको नहीं लगता कि चैनल के साथ ये अभी रियलाइज़ होना चाहिए कि भाईजान जो आपकी यूट्यूब की अर्निंग्स है उसमें से मुझे रॉयल्टी मिलनी चाहिए, और अच्छा, किसी भी आर्टिस्ट को उसके काम की रॉयल्टी मिलना चाहिए। और ये मैं जियो ज्वाइन करने से पहले मुझे पता था ये सब काम, तो मैं उसी बुनियादों पे आया हूँ मैं। अच्छा, रॉयल्टी आपने रखी अपनी? हाँ, ये मतलब ये हर किसी को अपने राइट्स पता होने चाहिए, हर किसी को पता होना चाहिए। आप निगोशिएट करें। देखिए बात सुनिए, मैं किसी को नौकरी पे रखूंगा ना तो मैं अपने बेनिफिट्स को भी सोचूंगा। तो जियो इज़ अ कमर्शियल एंटिटी, बिल्कुल सही। वो अपनी बेस्ट डील बनाने की कोशिश करेंगे, कम से कम देना पड़े भाई, है ना? ये थोड़ी सब तुम ले लो बेटा, हमें बस 25 रुपये दे देना, ऐसा थोड़ी होगा। वो भी अपनी डील बनाएंगे, आपको ही पता होना चाहिए आपको क्या डील बनानी है। ये हमारी इग्नोरेंस है अपनी। सब ने काम शुरू कर दिए, बड़े बड़े लोगों ने काम शुरू कर दिए, और ये दाग बेल डाली नहीं इस चीज़ की कि यार जो रॉयल्टी कमा रहे हो इसमें से भी हिस्सा दो। तो ये अगर आप मांगेंगे तो कोई देगा अगला, बाकी बगैर मांगे कौन जो है वो नेकी करेगा? नहीं बेटा ये पैसा जो आपने मांगा नहीं, ये भी आप ले लें, ऐसा थोड़ी होगा यार। तो वो ऐसा नहीं है कि मना करेंगे,
अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यूट्यूब पे अपना काम नहीं कर सकता, मतलब क्योंकि एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट पे है कि यार आप एक्सक्लूसिव हों फिर हमारे हाँ, साथ। लेकिन एक्सक्लूसिविटी कम्स विद अ कॉस्ट। बिल्कुल it तो does। वो दे रियलाइज इट, ऐसा नहीं है, वो बहुत खुश रखते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं उनके लिए मेहनत करता रहूँगा वो मेरे लिए नहीं कर रहे, बगैर मांगे देते हैं। अपने आपको पॉलिटिकली थोड़ा सा हाँ। स्टेयर क्लियर करते हैं। हाँ। मैंने आपके कभी पॉलिटिकल इतने, हालांकि आपने शोज किए, मगर आपने कभी पॉलिटिकल स्टांस अपना हाँ, नहीं क्लियर नहीं किया, Clear मैंने, नहीं वेक किया। रखता हूँ मैं। तो ये बगैरती क्यों? बट सब अलग ही कसम। आप मुझे एक बात बता दें, इस मुल्क में जहाँ पर लिटरेसी रेट कागज़ पे 37.5% है, ख़वातीन में 17% है, और ये वो लोग हैं जो सिर्फ नाम लिख सकते हैं। अगर एब्सोल्यूट लिटरेसी पे चले जाएंगे तो 10 और 8% इस तरह का लिटरेसी रेट बल्कि होगा, और भी कम होगा। सही है। ये लोग इन्हीं में से लीडर बनते हैं, इन्हीं यही वोट करके लेकर आते हैं। आधे से ज़्यादा 80% सीटें बरादरियों के नाम पे हैं, बट बट को, जट जट को, सुमरो सुमरो को देते हैं। तो जब ये पॉलिटिकल निज़ाम है जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता, सही है, तो मैं उस पॉलिटिकल निज़ाम में अपने इमोशंस डाल के या अपनी वो दे के कि मैं इनका सपोर्टर हूँ, क्यों बिलाजे मैं अपने आप को ब्लॉक हर एक को हक है कि उसका अपना पॉलिटिकल स्टांस होना चाहिए, उसका पॉलिटिकल व्यू होना होना चाहिए। चाहिए, उसके बारे में आप ओपन होने चाहिए। दुनिया भर में होता है, लोग खुल के डेमोक्रेटिक होते हैं, खुल के रिपब्लिकन होते हैं, खुल के कंजर्वेटिव होते हैं। मगर अब तो हम उसको जज करते हैं और उसके ऊपर फिर कहते हैं कि अच्छा भाई ओ तू तो इनका तो चोर है, तू तो इनका तो कातिल है, तू तो ये है, तू ये है। इस पॉलिटिकल सिस्टम में किसी को भी सपोर्ट करना एक इमेच्योरिटी और बेवकूफ़ी है। या आप क्लियर कर देंगे, मैं, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम ही वो नहीं है भाई। रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेटिक्स हो, उनकी एक हिस्ट्री चली आ रही है, वहाँ शख्सियत पसंदी है नहीं। पहले बुश लीडर था तो अब ओबामा है, तो पहले ट्रम्प था, अब जब ट्रम्प चला जाएगा या इनके टर्म्स पूरे हो जाते हैं तो इनको कोई याद भी नहीं करता, इनकी कोई वैल्यू नहीं रहती। अच्छा, मैं पॉलिटिक्स को ना इस आर्ग्यूमेंट पे क्लोज करना चाहता हूँ कि पर्सनली मैं जिस भी फील्ड में होऊंगा, मुझे ये शौक है कि मैं अल्टीमेट पोजीशन रीच करूं। यानी फॉर एग्जांपल जब मैं कंपनीज में काम करता था कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, तो मेरी ख्वाहिश थी मैं सीईओ बनूं, या मैं जो भी सबसे टॉप पोजीशन है वो रीच करूं। ये हर किसी को करना चाहिए, जाहिर बात है, प्रोग्रेसिव सोच रखनी चाहिए। आप पॉलिटिकल पार्टीज उठा लें, इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने यहाँ से पढ़ा हुआ है, वहाँ से पढ़ा हुआ है, वहाँ से पढ़ा हुआ है, और उनके लीडरान ने उनसे कई कम दर्जे का एक्सपोजर और कई, लेकिन उस बंदे में, उस पढ़े लिखे बंदे में ये सोच ही नहीं है कि मुझे अपनी पार्टी का लीडर बनना है। हो ही नहीं सकती। जिस मुल्क में इतनी हारी हुई सोच के पॉलिटिशियंस हों, तो उन पॉलिटिशियन को सपोर्ट करके, किसी को भी सपोर्ट करके क्या फ़ायदा होगा भाई। इस बात को क्लोज भी करते हैं बिकॉज ऑब्वियसली बात है हमारा टाइम भी खत्म हो गया और ऊपर से आप फ्री शो मेरे लिए कर रहे हैं, तो इतने तो आप अच्छे हैं नहीं कि आप दो घंटे बैठे। चाय पी मैंने, आपने कहाँ फ्री होने दिया इसको। मैं बिलीव करता हूँ कि हमारे पॉलिटिशियंस का कोई कसूर नहीं। जो इस मुल्क को चला रहे हैं वही उनको आगे चला रहे हैं। अगर आप ट्रू पॉलिटिशियंस को आने दें जो इस मुल्क को चला सकते हैं और डेमोक्रेसी को आने दें, तो ये मुल्क बहुत सी चीज़ें कर सकता है। ठीक। लेकिन वड्डे खान साहब जड़े हैगे और जदों कहते हैं कि आज मैं राग ठुमरी गाऊंगा, आज मैं राग कथक गाऊंगा, तो वो बेचारे उसी तरह नाचने शुरू कर देते हैं। आई थिंक अगर ये मुल्क के अंदर ट्रू आ जाए डेमोक्रेसी और हम लोग वाकई ही इस मुल्क को इस चीज़ से लें कि यार हाँ इस मुल्क को बेहतर करना है, बिकॉज अभी जिस हालात में है हमने हर चीज़ का धज्जियाँ उड़ा दी हैं। बट सब ट्रू डेमोक्रेसी कौन लेकर आता है? लोग। बिल्कुल सही। अभी आपको लिटरेसी रेट बताया मैंने क्या है पाकिस्तान का। बिल्कुल। इस लिटरेसी रेट पर, इस सिविक सेंस पर, इस कॉमन सेंस पर नहीं आ सकता। आप डेमोक्रेसी को कैसे सस्टेनेबल डेमोक्रेसी आएगी जब अब मैं गाँव जाऊँगा, एक बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, मैंने उसको बोलना है भाई कल तुमने पंजवाना साहब को वोट डालना है। हाँ क्यों? ये बिरयानी खा यार, डाल दे बस। हाँ बिल्कुल डाल देगा, बिल्कुल। ले आओ डेमोक्रेसी हो। मैंने भी कल परसों देखा है एक बंदा कह रहा है कि जी मैं वोट तो उसको दूंगा जो मुझे 10,000 रुपया बस। देगा, क्योंकि मेरे वोट की यही मेरे वोट का फर्क ही नहीं पड़ना, तो माइट इज वेल इससे पैसे में तो ये सब छोड़ दें। ये डेमोक्रेसी उन मुल्कों में सूट करती है। ये देखें, हम इंग्लैंड की मिसाल देते रहते हैं, इंग्लैंड में सालों से डेमोक्रेसी नहीं है। 400 साल पहले वो भी हमारी तरह जाहिल से, जब उनके यहाँ वो था डार्क एजेस चली थी, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं थी भाई। वहाँ नहीं थी। उन्होंने पहले अपने आप को पढ़ाया लिखाया, रेनेसां आया, तब जाके उन्होंने कहा अरे भाई ऐसा नहीं है, अब पब्लिक रेडी है, इनसे ओपिनियन लोग, इनको कौन लीड करेगा? हमारी पब्लिक क्या रेडी है? अब जाके पता कर लें रोड पे। नहीं, अल्लाह करे हमारी पब्लिक रेडियो। ताबिश थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया, मगर मेरे पास अभी बहुत से सवाल आते हैं। हम दोबारा कर लेंगे, दोबारा इंशाल्लाह इसको करेंगे, और मैं साल के बाद फिर से इस चीज़ को यहीं से स्टार्ट करूँगा, बिकॉज मैंने आपके करियर की बारे में भी बहुत सी चीज़ें नहीं पूछी। बट आई सीरियसली वांट टू से आई थिंक हमारी जो अगली जनरेशन है उसमें यू आर वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड पर्सन,
और आपने मेरे से बहुत बहुत सीखा है, लेकिन उसके साथ मैं ये भी बताना मुझे चाहता सीखा है क्या नहीं करना। हाँ। अच्छा बट साहब एक चीज़ मैं आखिरी बताना चाहता हूँ, सही है, और मैं ये मतलब इस पर बताना चाहता हूँ, कई लोग इंडस्ट्री के भी बाहर के भी वो कहते हैं ओए वो लक्स पे हमने बेंटर किया ना, लक्स स्टाइल अवार्ड पे, वो देखा तूने बट की आंखों में थी तेरे लिए नफरत है, इस तरह की बातें अच्छा तो करते हैं। कई लोगों को लगता है कि हम दोनों की राइवलरी है कोई। अब मैं कल किसी को बता रहा था, मैंने कहा भाई पता है तुम्हें, जब मैं हम एड वेड शूट करते हैं भट्ट साहब के साथ, तो वो मेरे खाने का ऑर्डर वो देते हैं अक्सर कि यहाँ से मंगवा के देना इसको, ठीक है। और लक्स स्टाइल अवार्ड पर भी, और ये मैं ऑन द रैकेट कह रहा हूँ कि जब मैंने परफॉर्म करना था, मैं सबसे पहले भट्ट साहब के पास गया पीछे बैक स्टेज, मैंने कहा भट्ट साहब मैंने आपसे बात करनी है, मैं करूँगा आपसे। कहने लगे तो भट्ट साहब ने मुझसे कहा सबसे पहले मेरे से ही कर लें ताकि लोग ठंडे हो जाएं लोग फिर तुझे जवाब देना शुरू करें। अच्छा, तो ये है राइवलरी हमारी। मैं बल्कि अच्छा ये आपने क्लियर कर दी बात, बिकॉज अक्सर मुझे भी लोग इस चीज़ पे आके कहते हैं, स्पेशली हुआ था कि जी अच्छा जी लक्स ने आपको बुलाया नहीं, और ये मैं कहा जी मैं तो वहाँ था, मैं क्यों नहीं था। और मैं क्या मैं भी वो शो ना देखूँ जो हर साल मैं ही होस्ट करूँ मैं कोई बंदे को चेंज करना चाहिए, एक ही बंदा क्यों होस्ट करे एंड ऑल दैट। एंड आई पर्सनली बिलीव एक्सक्यूज़ मी का मकसद ही वो है दैट आई कॉल पीपल ऑन दिस शो दैट आई वांट टू इंटरव्यू और आई हैव लर्न फ्रॉम। और मैंने माशाल्लाह बड़े कम अरसे में आई हैव नोन यू एंड आई हैव ऑलवेज लर्न फ्रॉम यू एज अ कमेडियन। यू आर एक्सट्रीमली शार्प, यू आर एक्सट्रीमली फनी एंड माशाल्लाह आई पर्सनली बिलीव कि आपको एक्टिंग करनी चाहिए। करूँगा भी करूँगा। थोड़ा सा फेस अपना ठीक करवा लीजिएगा, डेंटिंग पेंटिंग वो हम लोग कर लेंगे ठीक है बात, मगर आपको एक्टिंग ज़रूर करनी चाहिए, ठीक है। और आई थिंक यू विल बी अ ग्रेट एक्टर ऑल्सो। थैंक यू। ठीक है ना, इंशाल्लाह। इसके साथ साथ सेवन स्काई वाले ज़रा देखिए। हाँ 7 स्काई वाले वो फिरोज के साथ ही लेके आएंगे रोज़ात इसके साथ ही ताबिश ने जितने पैसे दिए थे उतनी तारीफ हमने कर ली है। मुझे इजाज़त दीजिए ताबिश, थैंक यू सो मच आप आए। माय प्लेजर। और थोड़ी सी शर्ट्स आपकी टाइट होती जा रही हैं इस तरह, डॉले शोले बना रहे। हाँ लाहौर का पानी लाहौर का पानी जो कराची में आता नहीं है, लाहौर का पानी जो है वो लग रहा है। और लाहौर, अच्छा बताया चलो सारे लाहौरियों को मुझे बहुत प्यार हो चुका है लाहौर से सर, बहुत प्यारा शहर है ये। अक्सर कराची वाले ये एक्नॉलेज नहीं करते। नहीं कराची वाले जब लाहौर आते नजर लगाते हैं। हाँ अबे नहीं अबे दिल नहीं लग रहा, अबे क्या रोका है, अबे भाई इनको चाहिए गड्ढे यूं जब तक ना होगा, जब तक पानी के लिए तरस ना रही हो, जब तक टैंकर की आवाज़ें ना आए, जब तक खारा पानी ना गिर रहा हो। मैं जब कराची जाता हूँ ना तो मैं स्टैंड अप जब करने जाता हूँ, लोग हुजूम लगा होता है तो पहले मैं गहरी सांस लेता हूँ, यूँ करता हूँ, कहता हूँ सीवरेज की बदबू तो यहाँ से स्टार्ट होता है। लेकिन आई लव दिस सिटी। नहीं अल्लाह आपको इसी तरह हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और ज़्यादा अरूज दे, और आप अपनी फैमिली के साथ भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करें जो कि आप कम कर रहे हैं। एक साल बाद फिर से आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। खातिन-ओ-ज़ात इसके साथ ही एक्सक्यूज़ मी, मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें एंड स्टे ऑलवेज ट्रू टू हू यू आर। 11:55 बज रहे हैं आपकी घड़ियों में। थैंक यू।